भारत कोकिंग कोल कंपनी का आ चुका है मेन बोर्ड कैटेगरी में आईपीओ। अब इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी भी है एंड उसके साथ ही एम्प्लॉइज के लिए भी डिस्काउंट रखा गया है। अब ये कंपनी लार्जेस्ट कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है। अब ये कंपनी एक सरकारी कंपनी है एंड इसकी मेन प्रमोटर कोल इंडिया है, जो कि अगेन एक सरकारी कंपनी ही है। एंड इस इशू को आ जाने के बाद भी इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 90% ही बनी रहेगी। एंड जो प्रमोटर है जो कि कोल इंडिया एक सरकारी कंपनी कंप्लीट ओएफएस लेके आ रही है, ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है, यानी कि ये जो कंपनी लिस्ट होगी भारत कोकिंग कोल, इसको इस इश्यू से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। उसके साथ ही अगर आप इसके फाइनेंशियल देखते हैं तो आपको साफ सीधा पता लगता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, जो कि मेन तरीका इनका प्रॉफिट नहीं है। कहने का मतलब है इनके फाइनेंशियल डिक्लाइन कर रहे हैं एंड आगे चल करके इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उसमें मेरे को काफी ज्यादा डाउट है। बट ये कंपनी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यूएशन को डिमांड कर रही है। ज्यादा बातें इस सारी चीजों की नहीं करते, डायरेक्टली बात करते हैं इसके इशू के बारे में। ये एक कंप्लीट ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। 1071 करोड़ रुपीस का पूरा इशू साइज रहेगा। इसमें ये कंपनी 46.57 लाख शेयर्स को सेल करने वाली है। अब इसके जो डेट्स की बात करी जाए, ये 9 जनवरी को स्टार्ट होगा, 13 जनवरी क्लोज होगा, अलॉटमेंट 14 जनवरी को पता लगेगी, रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट 15 जनवरी को होंगे, लिस्ट हो जाएगा 16 जनवरी को। लॉट साइज की बात करी जाए तो ये एक मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ है। एक लॉट आपको मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा रिटेल कैटेगरी में, जिसमें 600 शेयर्स की मिनिमम एप्लीकेशन लगेगी। 13,800 शेयर्स की आपको मिनिमम एप्लीकेशन लगानी होगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 15 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, 9,000 शेयर्स की, जिसके आपको 2,07,000 रुपए की बिड लगानी होगी। एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 73 लॉट्स की आपको एप्लीकेशन लगानी होगी, 43,800 शेयर्स की, जिसके लिए आपको 10,07,400 रुपए की बिड लगानी होगी। अब प्री इशू जो यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग है ये 100% पे है, पोस्ट इशू ये 90% पे आएगी। अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करी जाए तो ये 10,711.1 करोड़ रुपए के पूरे मार्केट कैप में अपने आप को लिस्ट करने के लिए ला रहे हैं। अगर इसके दूसरे डिटेल्स की बात करी जाए, ये गई 23 रुपए पर शेयर पे प्राइस बैंड इसका रखा गया है, मतलब 21 to 23 रुपए, बट हमें कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट करना होता है। उसके साथ ही 10 रुपए की फेस वैल्यू पे ये कंपनी अपने आपको लेके आ रही है। 600 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा, बीएसई एनएसई दोनों में ही लिस्ट होगी। 10 रुपए की फेस वैल्यू है एंड एम्प्लॉइज के लिए 1 रुपए का डिस्काउंट है। इसके साथ ही यहाँ पे गई शेयर होल्डर कोटा भी दिया गया है, जिसके हिसाब से अगर आपके पास एट द टाइम ऑफ कट ऑफ डेट इसके शेयर्स प्रेजेंट थे कोल इंडिया के, तब आप इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते थे, यानी कि आप रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड शेयर होल्डर कैटेगरी में भी प्लस एडिशनल आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली एम्प्लॉय कोटा में भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई करी जा सकती है। एंड जो ये रिटेल कैटेगरी है, ये इसका मतलब ये नहीं है खाली 10,000 वाली बिड, आप ऊपर वाली यानी कि बिग एचएनआई कैटेगरी में भी एक बिड अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही एक बिड आप शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास इसके शेयर्स नहीं थे तो भाई अब अप्लाई मत करना शेयर होल्डर कैटेगरी में, क्योंकि आपकी पूरी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है आप सीधा अगर आपके पास नहीं थे शेयर्स, आप नॉर्मल हिसाब से ही चलो। एंड अब बात कर लेते हैं कंपनी है क्या एंड करती क्या है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, वॉश्ड कोल, ये सारी चीजों की प्रोडक्शन करते हैं। अब कोल क्या होता है? कोल मतलब कोयला। अब इसके अलग अलग तरीके अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं। एंड कोल की ना कई सारी कंपनीज हैं जो कि बिल्कुल सेम ही काम कर रही है, बट ये लार्जेस्ट प्लेयर है जो कि लिस्ट होने के लिए आ रहा है। अब इस कंपनी की 34 ऑपरेशनल माइंस हैं, 4 अंडरग्राउंड माइंस हैं, 26 ओपन कास्ट माइंस हैं, 4 मिक्स्ड माइंस हैं। एंड गाइस अगर आप कभी राजस्थान वगैरह इस साइड में जाएंगे, बिहार साइड में जाएंगे, तो आपको इस तरीके की कई सारी इंडस्ट्रीज, कई सारी ऐसी कंपनीज देखने को मिलेंगी, कई सारी ऐसे माइंस देखने को मिलेंगी खुले में, क्योंकि यही काम कर रही होती है। तो ये वही तरीके का काम है। तो साथ ही ये कंपनी की जो माइंस है झारिया, झारखंड, रानीगंज, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सिचुएटेड है। ये कंपनी गाइस ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइनिंग प्रोजेक्ट, ओल्ड वॉशरीज, मोनेटाइजेशन ऑफ आइडल वॉशरीज थ्रू द वॉशरी डेवलपमेंट एंड ऑपरेटर मॉडल में काम करती है। रीओपनिंग डिसकंटिन्यूड अंडरग्राउंड माइंस टू माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मॉडल एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट मोनेटाइजेशन थ्रू सेल्फ कंजम्पशन एंड ग्रिड इंजेक्शन। ये सारे काम से अपने ऑपरेशंस को बेसिकली चलाती है। यहाँ पे ना इसका एक वो भी दे रखा है, कहने का मतलब है कि इसका जो रेवेन्यू स्प्लिट है, कहाँ से इस कंपनी का कैसा रेवेन्यू आता है उसके बारे में बता रखा है। तो 80% रेवेन्यू 2025 के एंड में इस कंपनी का रॉ कोल से आया है, वॉश्ड कोल से 13.25% रेवेन्यू आया है एंड अदर बाय प्रोडक्ट से 7.37% रेवेन्यू आया है। इस कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं ये पावर इंडस्ट्री में यूज किया जाते हैं, जहां से इसका 75% ऑलमोस्ट रेवेन्यू आया है 30 सितंबर 2025 तक। ये 6 मंथ का पीरियड है। साथ ही स्टील इंडस्ट्री से 18% रेवेन्यू आता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से 1.3% रेवेन्यू आता है, अदर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर से इसका 4.72% रेवेन्यू आता है। अब यहाँ पे ये बता रखा है कि 2025 के साल में 73.98% रेवेन्यू आया था इनका पावर इंडस्ट्री से। तो यही है गाइस, मेन इसी सेक्टर को ये कंपनी सर्व करती है। स्टील इंडस्ट्री से 18%, बाकी तो छोटा मोटा ये अलग अलग सेक्टर्स में अपने सामान को भेजती है। तो यस, यही है कुछ इसके बिजनेस के बारे में। बट अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इसका डिक्लाइन हो रहा है। तो आप देख ही सकते हैं भाई 2023 में इसका जो रेवेन्यू था 13,000 करोड़ पे था, 2024 में बढ़ा 14,600 करोड़ पे पहुंच गया एंड 2025 में बढ़ा 14,400 करोड़ पे आ गया, रेवेन्यू घट गया। उसके साथ ही भाई 2025 जो 6 महीने का पीरियड है 30 सितंबर तक का यहाँ पे डेटा दे रखा है, जिसके हिसाब से
6300 करोड़ का रेवेन्यू है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू 2026 के साल में भी, फाइनेंशियल ईयर एंड होने में भी घटने ही वाला है पिछले साल के कंपैरिजन में। एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो भाई बिल्कुल खत्म ही हो गई है। कहने का मतलब है 2023 में 664 करोड़ पे था प्रॉफिट इनका, 2024 में बढ़ा 1500 करोड़ पे पहुंच गया 2024 में, एंड 2025 में अगेन घट गया 1240 करोड़ पे आ गया, एंड 2025 में केवल 123 करोड़ पे आया है हाफ ईयरली का प्रॉफिट। तो ग्रोथ खत्म हो चुकी है इस कंपनी की। आगे चल करके ये कैसा परफॉर्म करेगी, क्या H2 हेवी है, आई डोंट थिंक सो। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये सरकारी कंपनीज हैं, इनका रेट प्री डिसाइडेड होते हैं, प्लस इस सरकारी कंपनी ऑलवेज प्रॉफिट के लिए नहीं जाती जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स जाते हैं। तो अगर घाटे में भी जा रहा है क्योंकि इनको काम करते ही रहना है, तो सरकारी कंपनी घाटे में भी सामान को बेचेगी एंड अपना काम चलाती ही रहेगी। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है। दैट इज वाई आपकी सरकारी कंपनीज कई टाइम से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करती थी, एंड अभी भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि नहीं करती हैं। बुल रन में तो कई सारी ही कंपनीज चल पड़ती हैं। एंड यहाँ पे 2025 एंड 2026 हाफ ईयरली का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही भाई आप खुद ही देख सकते हो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का 8.61% पे पैट मार्जिन था, जो कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक मतलब हाफ ईयरली रिजल्ट है उसमें 1.96 आ गया है। तो ये तो भाई रॉ पूरी ट्रेडिंग वाली कंपनी बन गई ना। उसके साथ ही इतने से मार्जिन में गाइस कहां चलेगा काम, इतने से मार्जिन में, वो भी पैट मार्जिन है, तो नहीं हो सकता भाई। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको इससे दूर रहना चाहिए। बट हाँ, कहीं पे है जहाँ पे प्रॉफिट भी बन सकता है। बाकी इसके प्राइस टू बुक को अगर आप देखते हैं तो भाई 2026 के हाफ ईयरली तक 1.84 के प्राइस टू बुक पे अपने आपको लेके आ रही है। तो अब वैल्यूएशन वाइज आप इसको किस कंपनी से कंपेयर करेंगे? इस कंपनी ने दो पेयर्स को तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखा है, बट जो दोनों पेयर्स हैं जैसे कि अल्फा मेटलर्जिकल रिसोर्सेज एंड दूसरी है वॉरियर मेट कोल, ये दोनों ही कंपनीज गाइस इंडियन कंपनीज नहीं है, ये फॉरेन कंपनीज हैं जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो आप उन कंपनीज को इंडियन कंपनी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो भी एक PSU से, पब्लिक सेक्टर से? तो ये भी काफी ज्यादा मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन है ही नहीं, बस कोल नाम में है, तो इस वजह से आप इसे कंपेयर कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आप इसके PE वाइज पे कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ही कंपनीज गाइस रीजनेबल PE में लिस्टेड है, वहीं पे ये 40 के PE पे आ रही है। तो इसकी वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है इस हिसाब से देखा जाए तो। EPS इसका पोस्ट IPO 0.53 बन जाएगा खाली। बाकी प्रोमोटर होल्डिंग भी इसके 90% पे है, जो कि अगेन सेबी के रूल के हिसाब से 75% से कम में लानी ही होगी चाहे जैसे भी हो। तो आगे चल करके यहाँ पे अनदर राउंड ऑफ सेलिंग या फिर OFS आ सकता है इस कंपनी के द्वारा। बाकी इस कंपनी ने दो इसके लीड मैनेजर्स भी हैं, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, दूसरा है IDBI कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड। तो यहाँ पे इसके लीड मैनेजर्स ने तो काम कर ही दिया है, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई 3rd डे का भी यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है, सब्सक्रिप्शन के नंबर्स आ चुके हैं, एंड IPO तो भाई बम्पर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब इतना सब्सक्रिप्शन आया है यहाँ पे। एंड उसमें से भी भाई खाली रिटेल कैटेगरी नहीं, बाकी सारी ही कैटेगरीज काफी अच्छे खासे टाइम्स में सब्सक्राइब हो चुकी है। यहाँ पे QIBs में ऑलरेडी 11 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है। अभी डे एंड नहीं हुआ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 11 बज रहा है। एंड HNI कैटेगरी में 190 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है। रिटेल कैटेगरी में 38 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 3.89 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एंड शेयर होल्डर कैटेगरी में भी 69 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल ये 60 टाइम से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी ऐसी हो सकती है कि भाई अगर आप अपने घर वाले पे विश्वास करते हो तो आप उनके अकाउंट में पैसा डाल करके उनके अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दो। एंड यहाँ पे भी रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एप्लीकेशन जो कि 13,000 रुपए वाली है ना, वो लगा दो। सभी के अकाउंट से, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सारों के अकाउंट से लगा दो। तो हर 38 या फिर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि अगर ये 45 तक चले जाएगा तो हर 45 में से हर एक बंदे को अलॉटमेंट आ सकता है। तो वहां पे आपके चांसेस बन सकते हैं अलॉटमेंट मिलने के। उसके साथ ही आप बिग HNI कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 10 लाख रुपए से ज्यादा है। तो हर अभी तो फिलहाल 200 टाइम से भी ज्यादा ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। उसके साथ अगेन बिग HNI कैटेगरी में भी रिटेल की तरह ही आपको अलॉटमेंट आने के चांसेस रहेंगे। हर 40 में से किसी एक को अलॉटमेंट मिल सकता है। एंड अज्यूमिंग कि अगर ये 50 तक भी चले जाए 250 टाइम, तो उस हिसाब से भी हर 50 में से किसी एक को अलॉटमेंट मिल सकता है। बाकी तो भाई स्मॉल HNI कैटेगरी में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। 170 में से किसी एक को, तो पूरा ही मतलब ना क्या बराबर ये चांसेस आने के। बाकी शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अगर आपके पास है शेयर, स्टिल वहां पे भी और मुश्किल है रिटेल कैटेगरी से भी IPO में अलॉटमेंट मिलना। तो यही है कहीं कुछ स्ट्रेटेजी बिग HNI एंड रिटेल कैटेगरी, उसमें भी से भी सबसे ज्यादा जो हो सकता है जहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाए काफी आसानी से, मतलब ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जो सबसे ज्यादा हाई चांसेस है अलॉटमेंट मिलने के, वो तो एक एम्प्लॉयड कोटा है एंड दूसरा है रिटेल कैटेगरी। तो यस, इस हिसाब से ही आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। बाकी मैं ये कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। देखो, आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने रिस्क प्रोफाइल, ये सारी चीजों को देख करके ही करना है, क्योंकि कोई भी लॉस फोकस में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फुल डिस्क्लोजर है इस बारे में। तो एंड दूसरी चीज ये है कि अभी इसका जो IPO में ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जिस वजह से मेरे को लग रहा है यहाँ पे काफी ज्यादा IPO का सब्सक्रिप्शन आ रहा है, वो 46.52% पे है, जिसके हिसाब से 6,420 तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट पे अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो ये कुछ भाई इस IPO के बारे में डिटेल, इसके सारी चीजें मैंने कवर कर ही दी हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे इसके बारे में तो भाई आपको खुद ही डिसीजन लेना होगा। बट यस, जब इतना ज्यादा बम्पर सब्सक्रिप्शन आ रहा है, इतना ज्यादा अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भाई सिर्फ इशू प्राइस भी खाली 23 रुपए का है, तो डेफिनेटली भाई ये काफी अच्छे गेन में लिस्ट हो सकती है कंपनी। बट आगे चल करके क्या ये आपकी वेल्थ बनाएगी, उसमें तो भाई काफी ज्यादा डाउट है। एंड उसके साथ ही अगर आपको इससे शेयर्स नहीं मिलते, मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी से आपको बिल्कुल दूर
रहना चाहिए। ऐसी कंपनीज की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भाई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब है कि कम से कम भाई ये अपने पैड मार्जिन को तो मेंटेन कर ही सकती है ना, बट नहीं, खाली 2 का पैड मार्जिन, इतने में वो भी 6-7 से पूरे साल के में से 6 महीने का पैड मार्जिन इतना ज्यादा घट जाए, बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे को लगता नहीं है कि इस तरीके से इस शेयर में कई ज्यादा पैसे बन सकते हैं। ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं बहुत जल्द आपको एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।